Good morning, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT Practice Set 35. Here are 3 quotes from the poems of Walt Whitman. इसमें से इनकरेक्ट आपको फाइंड आउट करना है. तो डू आई कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ, क्या मैं स्वयं से कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता हूँ? बहुत अच्छे से. देन कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ, तब मैंने कॉन्ट्राडिक्ट किया स्वयं से. तो ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से है, तो यही इनकरेक्ट है. एनिमल्स नहीं आएगा यहाँ पे, एनिमल्स से नहीं लिया गया ये लाइन. हेयर कॉफिन दैट स्लोली पासिस, आई गिव यू माई स्प्रिग ऑफ लिलाक्स. यह मेरी कॉफिन है जो कि स्लोली पास कर गई, और आई गिव यू माई स्प्रिग ऑफ लिलाक्स, और मैं तुम्हें अपनी लिलाक्स की स्प्रिग देता हूँ. लिलाक्स प्लांट्स वगैरह को बोलते हैं. तो ये कहाँ से लाइन ली गई है? वैन लिलाक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड. वैन लिलाक्स लास्ट इन द डोर यार्ड ब्लूम्ड. और ये सब लिखी है वॉल्ट विटमैन ने. विद दीज केसेस, इन केसेस के साथ मुझे अपने टीयर्स को हटाने दो, पूछने दो. तो ऑन द बीच एट नाइट से ये लाइन ली गई है. एक बार और देख लेते हैं. ये वॉल्ट विटमैन की लाइन है, और ये अमेरिकन पोइट रहे हैं हमारे वॉल्ट विटमैन, और ये बैचलर रहे. इन्होंने कभी शादी नहीं करी थी, अनमैरिड रहे हैं. कि डू आई कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ? वेरी वेल, देन कॉन्ट्राडिक्ट माई सेल्फ. सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ. हेयर कॉफिन दैट स्लोली पासिस, आई गिव यू माई स्प्रिग ऑफ लिलाक्स. These lines have been taken from the poem When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed. Next line is this: With these kisses let me remove your tears, is from On the Beach at Night. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग एक्सर्प्ट. कुछ एक्सर्प्ट दिए गए हैं, इसमें से करेक्टली आपको मैच करने हैं. तो करेक्टली मैच यहाँ पे सभी करेक्ट है यहाँ पे. तो देख लेते हैं. possessing what we still we were unpossessed, by possessed by what we now no more possessed. ये द गिफ्ट आउटराइट से लाइन ली गई है कि possessing what we still were unpossessed. possess करते हैं हम जब हम unpossessed थे, और किसके द्वारा करते हैं? possessed के द्वारा. by what we now no more, जो कि हम है नहीं. possessed, possess कौन करता है? जो अनपजेस है. तो ये द गिफ्ट आउटराइट से लाइन ली गई है. नेक्स्ट है, और ये पूछा भी गया है यहाँ पे ये कि होम इज़ द प्लेस वेयर यू हैव टू गो देयर दे हैव टू टेक यू इन. नहीं, ये नहीं पूछा. यहाँ पे ये पूछा था, एक क्वेश्चन था कि अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव. इस तरीके से ही लाइन दी हुई थी वो, और वहाँ फिल करना था. फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा था क्वेश्चन वो. होम इज़ द प्लेस वेयर यू हैव टू गो देयर दे हैव टू टेक यू इन. होम वही स्थान है जहाँ तुम्हें जाना है, और दे हैव टू टेक यू इन, और वे तुम्हें उस प्लेस तक ले जाएंगे या उस होम तक ले जाएंगे. ये लाइन ली गई है द डेथ ऑफ हायर्ड मैन. नेक्स्ट है गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स. जो गुड फेंसेस होती हैं ना, वो गुड नेबर्स बनाती हैं. अच्छी दीवारें अच्छे नेबर बनाती हैं. तो ये मेंडिंग वॉल से लाइन ली गई है. कि हमारा अच्छा व्यवहार ही हमारे अच्छे पड़ोसी बनाएगा. तो ये मेंडिंग वॉल से लाइन ली गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुड फेंसेस मेक गुड द फैक्ट इज़ द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोस. तथ्य तो यह है जो स्वीटेस्ट ड्रीम होता है. वास्तविकता तो है कि स्वीटेस्ट ड्रीम ही है जो लेबर को ना जानता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की इन मोइंग से लाइन ली गई है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की
इन मोइंग से लाइन ली गई है और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही लाइन है। ये द गिफ्ट आउट, ये जो पोयम है द गिफ्ट आउटराइट, possessing what we still were unpossessed by what we now no more possessed, the gift outright, and the death of hired man. Home is the place where you have to go, there they have to take you in. Mending wall से good fences make good neighbor, mending wall, Robert Frost in mowing, the fact is the sweetest dream that labor knows. ये सारी पोएम है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैम्ब या चार्ल्स लैम्ब के बारे में बात हो रही है। इन्होंने अडॉप्ट किया था इलिया का नाम एक पेन नेम के रूप में अपने वर्क के लिए। और ये जो इलिया है ना, ये एक इटालियन पर्सन है, इटली का रहने वाला है ये। और ये कौन था? तो ये एक फेलो क्लर्क है साउथ सी हाउस में, साउथ सी हाउस में या एक फेलो क्लर्क है। इन विच ऐसे डज लैम्ब टेल अस हिज गुड बाय टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन से ऐसे में लैम्ब हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की गुड बाय के लिए बताता है? ये द सुपर एनुएटेड मैन में बताता है। ये ऐसे है, चार्ल्स लैम्ब ऐसे के लिए फेमस थे। प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट भी इन्हें बोला जाता है चार्ल्स लैम्ब को। और इनकी जो सिस्टर है उनका नाम मैरी लैम्ब है। कहा जाता है कि वो है ना पागल थी, माइंड से मतलब उनका माइंड ठीक नहीं था। और कुछ टाइम के लिए ये भी है ना एसाइलम में इन्हें एडमिट कर दिया गया था, चार्ल्स लैम्ब को भी। इनकी भी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। तो एसाइलम होता है जहाँ जो मैड पर्सन होते हैं वहाँ रखा जाता है उन्हें। तो इन विच ऐसे डज लैम्ब टेल अस हिज गुड बाय टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, द सुपर एनुएटेड मैन। लैम्ब है ना अपने फादर के बारे में बोलते हैं अंडर द नेम ऑफ, किस नेम के अंडर बोलते हैं वो? लोवल नेम के अंडर। तो लैम्ब स्पीक्स ऑफ हिज फादर अंडर द नेम ऑफ लोवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस पोएम ऑफ शैली, शैली की एक पोएम है जो कि अनफिनिश्ड रही है ये। और हैजलिट ने इसे एक बोला है कि एक नया और ये भयंकर डांस है डेथ का, कि मृत्यु का एक ही भयंकर डांस है और ये नया डांस है। और ये शैली का अनफिनिश्ड वर्क रहा है। इसको बोला है, इस वर्क का नाम है द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ। देखो द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ तो लिखा है पीबी शैली ने, और ट्रियम्फ ऑफ वर्च्यू, अगर हम वर्च्यू की बात करें तो ये लिखा है हमारे मिल्टन ने, जो कि 17th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूलियन एंड मेडलो, ये एक हीरोइक कपलेट में है। जूलियन मेडलो वर्क है ये, और ये पीबी शैली ने ही लिखा है। तो ये हीरोइक कपलेट में है और ये प्रेजेंट करता है जूलियन और मेडलो के बीच बातचीत को। ये आधारित है मनुष्य की शक्ति के थीम के बारे पर, और मनुष्य के दिमाग की शक्ति के बारे में, पोटेंसी। इस पोयम में जूलियन और मेडलो रिप्रेजेंट किए गए हैं शैली और बायरन क्रमशः, रेस्पेक्टिवली। कौन दिखाया गया है? शैली और बायरन, जूलियन और मेडलो को। तो जूलियन मेडलो हीरो कपलेट में है, प्रेजेंट करता है एक कन्वर्सेशन जूलियन मेडलो के बीच। इसमें मनुष्य के दिमाग की शक्ति और मनुष्य की शक्ति ये थीम पर बेस्ड है, ये दिखाया गया है इसमें। और इस पोएम में जो जूलियन मेडलो है वहाँ रिप्रेजेंट किए गए हैं शैली और बायरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलास्टर, देखो एलास्टर भी हमारी पीबी शैली ने लिखा है और 1816 में आया था। इनका अदर टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सोलिट्यूड, अकेलेपन की आत्मा। तो द अदर टाइटल ऑफ एलास्टर 1816 इज द स्पिरिट ऑफ सोलिट्यूड। ये क्वेश्चन देखो मैंने आपको ऐसे ही बता भी दिया था प्रीवियस वीडियो में कि 2 सिटीज़ या टेल ऑफ 2 सिटीज़ हैं। यहाँ 2 सिटीज़ दिखाई गई हैं, लंदन एंड पेरिस, वहीं इनकी बात हो रही है।
और ये अ टेल ऑफ जो टू सिटीज़ है, ये एक हिस्टोरिकल नॉवल है। कैसा नॉवल है ये? हिस्टोरिकल नॉवल है। इसमें मिस प्रोस अपीयर होती हैं इस नॉवल में। कैरेक्टर है एक मिस प्रोस, और ये नॉवल इन्फ्लुएंस है, किससे इन्फ्लुएंस है ये? कार्लाइल के फ्रेंच रेवोल्यूशन से। देखो, आ टेल ऑफ टू सिटीज़, ये चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है। ये हिस्टोरिकल नॉवल है और ये मिस प्रोस अपीयर होती है एक कैरेक्टर के रूप में इस नॉवल में। और ये नॉवल इन्फ्लुएंस है कार्लाइल के फ्रेंच रेवोल्यूशन के द्वारा। कौन सा नॉवल ऑटोबायोग्राफिकल है यहाँ पे? तो चार्ल्स डिकन्स का ये ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है, डेविड कॉपरफील्ड, और बहुत इम्पोर्टेंट नॉवल है ये। नेक्स्ट है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी क्या है क्रिटिसिज्म की मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा? तो वो है डिसइंटरेस्टेडनेस, जहाँ इंटरेस्ट ना हो। ये क्रिटिसिज्म की इम्पोर्टेंट क्वालिटी है आर्नोल्ड के अनुसार, डिसइंटरेस्टेडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ यहाँ स्टेटमेंट है, उनमें से एक इनकरेक्ट है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड है जो इनकरेक्ट है, पहले ये देख लेते हैं इसमें। हिज वेसेक्स इज द स्पेशल एनवायरनमेंट ऑफ हिज कैरेक्टर। देखो, ये जे.बी. प्रिस्टले ने बोला है थॉमस हार्डी के वेसेक्स के बारे में कि जो उसका वेसेक्स है ना, वो एक स्पेशल एनवायरनमेंट है। वेसेक्स उसने मतलब एक क्षेत्र के रूप में लिया है, ये एक इमेजनरी रीजन है। ये थॉमस हार्डी ने अपने वर्क में जो क्षेत्र लिए हैं वो वेसेक्स लिए हैं। तो उसका जो वेसेक्स है वो स्पेशल एनवायरनमेंट है उसके कैरेक्टर के लिए। उसका जो डेवलपमेंट है वो समझा नहीं जा सकता इसके रेफरेंस के बिना। ये जे.बी. प्रिस्टले ने बोला है थॉमस हार्डी के वेसेक्स के बारे में। अब जो एक्डन है इज़ नॉट ओनली द सीन ऑफ द टेल। एक्डन टेल की केवल सीन ही नहीं है, ये डोमिनेट करता है प्लॉट को और डिटरमाइन करता है कैरेक्टर को। ये सेंटिएंट है, ये फील करता है, ये बोलता है, और ये स्लेजी मारता भी है। ये डफिन ने बोला है। एक्डन इज़ नॉट ओनली द सीन ऑफ अ टेल, इट डोमिनेट्स द प्लॉट एंड डिटरमाइंस द कैरेक्टर। इट इज sentient and it feels it speaks and slays डफिन। जो थर्ड वाला है ना, ये गलत है। यहाँ पे डेविड सेसिल ने बोला है, क्या बोला है कि एक स्ट्रगल है मनुष्य के बीच, ऑन वन साइड एंड ऑन, मतलब दोनों तरफ से, एक तरफ से दोनों तरफ के बीच, मतलब एक संघर्ष ही दिखाया गया है, एक साइड से दूसरी साइड मनुष्य के बीच। एक ओमनीपोटेंट में, एक सर्वशक्तिशाली में, एक इनडिफरेंट फेट में, एक उदासीन भाग्य में। एक तरफ तो बहुत अच्छा भाग्य, मतलब सौभाग्य दिखाए, एक जगह दुर्भाग्य है। उनके बीच मनुष्य हमेशा संघर्ष करता रहता है। ये हार्डी की इंटरप्रिटेशन है मनुष्य की सिचुएशन, मतलब मनुष्य की सिचुएशन की ये हार्डी की एक व्याख्या है। ये डेविड सेसिल ने बोला है थॉमस हार्डी के बारे में। तो यहाँ पर डफिन ने नहीं बोला, ये थर्ड वाला ही गलत है। ये डेविड सेसिल ने ही कहा है कि जो मनुष्य की सिचुएशन की जो व्याख्या है ना, हार्डी की जो मनुष्य की सिचुएशन की व्याख्या है वो क्या है कि मनुष्य है ना संघर्ष करता रहता है ओमनीपोटेंट एंड इंडिफरेंट फेट के बीच, एक साइड से दूसरी साइड। और डफिन ने क्या कहा है कि एक्डन सिर्फ केवल सीन ऑफ टेल नहीं है, ये डोमिनेट करता है प्लॉट, डिटरमाइन कैरेक्टर को, सेंटिएंट है, फील है, स्पीक है और स्ले करता है। और ये जे.बी. प्रिस्टले कहते हैं हार्डी के वेसेक्स के बारे में कि हिज वेसेक्स इज द स्पेशल एनवायरनमेंट ऑफ हिज कैरेक्टर whose development could not be understood without reference to it। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्नोल्ड ने है ना कुछ सेलेक्ट करे हैं पैसेज, और कहाँ से सेलेक्ट करे हैं? होमर, दांते, शेक्सपियर और मिल्टन से, अपने मेथड को प्रूव करने के लिए। तो कौन सा था वो मेथड? टचस्टोन मेथड। तो टचस्टोन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अर्नोल्ड ने दिया था टचस्टोन मेथड। यहाँ से इन्होंने कुछ पैसेज लिए थे होमर, दाते, शेक्सपियर और मिल्टन से अपने मेथड को, और मेथड क्या था, टचस्टोन मेथड को प्रूफ करने के लिए। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि किससे है ना 18th सेंचुरी एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा जाता है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड को ही कहा जाता है एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। 18th सेंचुरी एंड एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, मैथ्यू अर्नोल्ड is called this. Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.